हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होपफुली आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास के अंदर, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर ही था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या घर से बाहर नहीं निकले, इतना ही ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, तो हम करें क्या? इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें, इसको समझे कैसे कि कौन कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जो कि पॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एसिड रेन के बारे में पढ़ा था, क्लियर। और नॉर्मल हमने जाना था भी पॉल्यूशन है क्या, पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह वगैरह। तो अब हम बात करेंगे आज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की। ऑब्वियसली बात है, जो पार्टिकल फॉर्म में होंगे, क्लियर। अब ये पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? यू कैन सी हियर, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया। अब उसको भी हम डिवाइड करेंगे वायबल और नॉन वायबल के अंदर। इसमें ध्यान रखना, ये पार्टिकल है वो आए कहां से, क्लियर। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर भी कहीं पर कुछ आर्टिकल्स के ऊपर मिट्टी जम जाती है, क्लियर। उसको हम एक वर्ड कहां में लेते हैं? क्या? डस्ट। जो टीचर भी होते हैं वो यूज में लेते हैं क्या? डस्टर, क्लियर। हालांकि कई बार कुछ चौक का यूज करते हैं तो कुछ बच्चों को छींक भी आने लग जाती है। तो डस्ट भी एक तरह का पार्टिकल है। कैसा? सॉलिड पार्टिकल की हम बात करें, लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे पॉल्यूटेंट जो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, क्लियर। या लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों मिक्स होकर के भी बन जाते हैं पॉल्यूटेंट। क्या करेंगे वो? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करेंगे, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होगा। माइन्यूट, इट मींस छोटे 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 पार्टिकल, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स। आपने देखा होगा जैसे कुछ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड होते हैं तो उसमें ऐसा स्प्रे करते हैं, ऐसा वो खुद तो मास्क लगा करके स्प्रे करते हैं, हालांकि कुछ नहीं भी करते हैं। तो वो उसका पर्पस क्या है कि कोई भी क्रॉप है उसके ऊपर कुछ भी ऐसे कुछ इंसेक्ट, फंगस वगैरह लगे हुए हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो क्रॉप को खराब कर देंगे, उनको किल करना। लेकिन वो क्या होता है, वाइल स्प्रे ऑफ दीज ये हमारी बॉडी में भी एंटर करते हैं, क्लियर। वो केमिकल हमारी बॉडी में भी एंटर कर सकता है अगर हम उसको बिना अच्छी तरह से प्रॉपर वॉशिंग के खा लें, क्लियर बात। तो ये है लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती है इन एयर दैट कॉज पॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो पार्टिकल का मतलब से सॉलिड नहीं हुआ, लिक्विड ड्रॉपलेट भी हो सकती है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो तरह के होंगे। ऑब्वियस हम एक को बोल रहे हैं वायबल, दूसरा क्या होगा? नॉन वायबल। वायबल का मतलब क्या होगा कि जो कुछ लिविंग बींग्स होंगे। अब लिविंग बींग्स में सॉलिड पार्टिकल वाले फॉर्म में क्या? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अलगी, फंजाई, क्लियर, बैक्टीरिया, ये होता है। आपने पढ़ा भी होगा 1 ग्राम सॉइल के अंदर 1 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं 1 ग्राम सॉइल के अंदर, तो बहुत ज्यादा होते हैं। हैव अ लुक। वायबल जो है हम उसको बोला है, पीपी में लिख रहा हूं, बार बार आएगा, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, क्लियर। सो वायबल इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस या फंजाई वर्ड लिखा होता है बुक्स के अंदर, एंड मोल्ड्स, ये सब माइक्रोब्स हैं। आपने देखा होगा पोलन ग्रेन वगैरह की हम बात भी कर रहे थे, तो कुछ को छींक वगैरह आ रही है तो ये हमारी बॉडी में एंटर करके देखो क्या क्या प्रॉब्लम करेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे, प्रॉब्लम क्या होते हैं। दीज कॉज एलर्जिक इफेक्ट एंड प्लांट डिजीज। प्लांट के अंदर ये अगर पार्टिकल्स लग करके कुछ डिजीज करते हैं, लाइक प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें होते हैं स्टोमेटा, उसको ब्लॉक कर दिया तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रोक दिया, क्लियर। तो प्लांट में कोई डिजीज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? कॉज एलर्जिक इफेक्ट। अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर है, लाइक क्या है? फंगस है, फंजाई है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, अगर हमारी बॉडी में भी ये एंटर करते हैं तो एलर्जी करते हैं। स्किन के कांटेक्ट में आकर के स्किन में क्या होगी? इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। इस तरह का ये पॉल्यूटेंट जो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन वायबल पीपी, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। दीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन साइज एंड नेचर। स्मॉल साइज, बड़ी साइज, उसके नेचर पर डिपेंड करके हम नॉन वायबल, जिसमें लिविंग कुछ भी नहीं है, उस पर हम आ रहे हैं। देखो पहला क्या बोले हैं? स्मोक। स्मोक से आपको याद आ जाएगा कबीर सिंह, क्लियर। स्मोक से ही आपको मतलब जो सिगरेट वगैरह जो लोग कर रहे हैं, हुक्का, बीड़ी, हालांकि इस तरह के वर्ड हम इसको यूज ना करें तो ये अच्छा है, आप लिख दोगे सम पीपल यूज हुक्का एंड बीडीज,
नॉट फॉर दैट। अब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बोलेंगे, स्मोकिंग, ओके, सिगरेट इसके अंदर आएगा आपके, देखेंगे तो सॉलिड भी इसके अंदर है और मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड, कई बार कुछ लिक्विड होते हैं उसका भी वो हुक्का बनता है। क्लियर, आपको यूज नहीं करना है, पॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए। दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब जो सिगरेट के अंदर जो कुछ प्लांट्स की लीव्स काम में ले रहे हैं, दैट इज व्हाट द ऑब्वियस, प्लांट या किसी एनिमल के पार्ट को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, तो वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उसका कंबशन होता है, उसके दौरान ये प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट, स्मोक फॉर्म कंबशन ऑफ सिगरेट। स्मोक किससे बना है? कंबशन ऑफ सिगरेट आ गया आपके। ऑयल, अब ऑयल में क्या आ गया? फॉसिल फ्यूल की हम बात भी कर रहे हैं, जो घरों के अंदर भी खाना बना रहे हैं उसका भी हो, या गाड़ियों के अंदर भी जो ऑयल होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, व्हाटएवर, उससे भी ये आते हैं कौन? स्मोक, धुआं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। क्लियर बात? फॉसिल फ्यूल ऑब्वियस है, सीएनजी, एलपीजी वगैरह हम कंबाइनली बोले, पेट्रोल वगैरह। नेक्स्ट, ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स के ही अंदर वो बनता है, उससे बनती है सिगरेट बनती है, उसके ऊपर पेपर कोटिंग लगा देते हैं। नेक्स्ट, गार्बेज, ऑब्वियस हम इसके लोकल लैंग्वेज में यूज में लेते हैं। गार्बेज एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, हम बोलते हैं इसको कचरा। तो ये कचरा जो होता है वो कई लोग घरों के आसपास खड़ा करके जला लेते हैं, बोलते हैं हमने काफी भलाई का काम किया। नहीं, उससे क्या होता है? स्मोक बनता है, एयर में जाता है, एयर पॉल्यूशन वो कर रहा है। क्लियर? ऐसो को रोको, प्यार से, लड़ाई नहीं करने अपने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डस्ट। डस्ट भी हम बहुत सुनते हैं, देखो क्या है? दीज आर द फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। इनका डायमीटर होगा 1 माइक्रोमीटर। देखो माइक्रो का मतलब क्या? माइक्रो, 10 की पावर -6 मीटर, इससे ही तो नाम आया था माइक्रोस्कोप। इतनी साइज के पार्टिकल को हम देख सकते हैं। ये कहां सा है? सैंड ब्लास्टिंग, ब्लास्ट कर दिया कोई रॉक वगैरह को, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उसको हम बोल रहे हैं डस्ट। नेक्स्ट, वुड वर्क्स, वुड की कटिंग वगैरह होती है, छोटे वुड के पार्टिकल्स भी बन रहे हैं, क्या है? टोटली ये सॉलिड पार्टिकल। नेक्स्ट, पल्वराइजिंग कोल। पल्वराइजेशन का मतलब होता है स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करना। कोल इट मींस कोयला, उसको भी पल्वराइज करते हैं तो उसमें क्या होगा? छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। नेक्स्ट, ऐश। ऐश का मतलब होता है राख, ये ऐश्वर्या का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ऐश ऑफ फैक्ट्रीज, डस्ट स्टॉर्म, काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर डस्ट प्रोड्यूस हो गया, एक आंधी की तरह डस्ट स्टॉर्म। दीज आर अगेन पीपी, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। इनका अगर एमिशन हो रहा है तो कर रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम आ रहे हैं मिस्ट। अब ये क्या होगा? These are the particles of the spray, अभी हम बात कर ही रहे थे। अब स्प्रे वाले लिक्विड कौन से? हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। बाय कॉन्डेंसेशन ऑफ द वेपर, दीज आर फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड भी हो गया, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एक और भी आप लिख दो, इसको हम बोलेंगे पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट, दीज ट्रेवल थ्रू एयर, और अगर हमारे किसी ने अगर क्या कहते हैं उसको, कवर नहीं किया, मास्क नहीं लगा करके कवर किया, अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो काफी डैमेज करते हैं। नेक्स्ट, 1 2 3 जो हमने नॉन वायबल पढ़े, एक और भी है फ्यूम्स। क्लियर? जैसे हम कई रिएक्शन के अंदर भी काम में लेते हैं कि HCl के फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए, या अमोनियम क्लोराइड के वाइड फ्यूम्स। क्लियर? तो ये भी देखेंगे कि दीज आर ऑब्टेन बाय द कॉन्डेंसेशन ऑफ द वेपर। वेपर को अगर हम कॉन्डेंस करते हैं तब ये बन रहे हैं फ्यूम। इट मीन्स की डेंसिटी नॉर्मल एक धुएं से थोड़ी ज्यादा होगी। दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो बॉइल होगा। अब देखो कुछ इन चारों पॉइंट के अलावा कुछ नोट्स बना दिए हैं। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, पीपी, दीज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तभी तो हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए क्या क्या हार्मफुल है और हम क्या क्या कर रहे हैं। यही रिलेशन है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल ना रहे। नेक्स्ट ये आएगा, देखो अगर पीपी की साइज ग्रेटर होगी 5 माइक्रो से तो क्या होगा? लोज नेसल पैसेज, ये हम जो नाक के जो पैसेज हैं, पाथ, उसको क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। फिर सांस लेने में क्या होगी? तकलीफ होगी। दीज आर द ब्लॉकिंग नेसल पैसेज। नेक्स्ट, अगर साइज जो है 2.5 से लगा करके 10 के बीच में हो जाए
बुक में लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर अबाउट 10 माइक्रो दीज एंटर इजीली इन द लंग्स। अब लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर आ गए हैं। आप जानते हैं बहुत तरह की कॉम्प्लेक्स डिजीज हो सकते हैं। ये जो अस्थमा हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें टीबी जो होती है कई लोगों के अंदर, तो लंग्स में इंफेक्शन कर देंगे ये। क्लियर? तो इसको रोकना है। और अब हम आ रहे हैं लेड की तरफ। अब आप बोलोगे ये अचानक लेड कहां से आ गया? जो कुछ पेट्रोल ऐसा बनता है जिसमें लेड होता है, उसको हम बोलते हैं लेडेड पेट्रोल। उसमें लेड का अमाउंट होता है, तो उसका जो कंबशन हो रहा है, इम्प्रॉपर कंबशन हो रहा है, वो हाइड्रोकार्बन भी एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, तो वो लेड का अमाउंट भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। दैट कॉजेज कैंसर, कार्सिनोजन होता है। क्लियर? हम लेड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये भी हो सकता है एक पीपी, इट मींस पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। सो मेजर एयर पॉल्यूटेंट होता है एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल। और ऑब्वियस हम बात करते हैं लेडेड पेट्रोल की। ये एंटर करता है एंड इंटरफेयर करता है विद डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। अब ध्यान देना, जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, है ना? विच इंटरफेयर इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये हमारे जो ब्लड के अंदर होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट है। तो उसके मैच्योरेशन को और डेवलपमेंट को कौन अफेक्ट करता है? लेड करता है। कहां से आएगा? लेडेड पेट्रोल से। सो हम ये बोल सकते हैं नाउडेज, आप लिख लो, नाउडेज इन मोस्ट ऑफ द सिटीज अनलेडेड पेट्रोल इज यूज, जिसमें लेड का अमाउंट नहीं होता है। तो क्लियर बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि नेजल पैसेज को लॉन्च करने के लिए जो पीपी होता है उसकी साइज क्या होगी? ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर। गॉट इट? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन लेंगे स्मोक। अब देखो, स्मोक को पहले भी हमने बताया था कि ये वर्ड आया कहां से। तो स्मोक जो वर्ड है वो आया हुआ है 2 वर्ड से। क्या बोला है? स्मोक एंड फोग। स्मोक हो गया ये ओजी। क्लियर? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि स्मोक जो होगा, स्मोक 2 तरह का होगा। देखो, इस पे बहुत ही मैं बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आता है कि क्या, कौन से क्लाइमेट के अंदर बनता है, क्या नेचर होता है। देखो, सबसे पहले नाम है C4 क्लासिकल स्मोक, इसका नाम है, इसकी कैटेगरी है। और कौन से क्लाइमेट में आएगा? C4 क्लासिकल, C4 कोल्ड। ऑब्वियस है, यहां कोल्ड होगा तो यहां पे हॉट होगा, यानी कि वार्म लिख दे। यहां पे कोल्ड और ह्यूमिड के अंदर होगा क्लासिकल। इस तरह का स्मोक बनेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको सर्दी के मौसम में बनता है क्लासिकल स्मोक। नेक्स्ट, जो गर्मी होती है ना, या ड्राई या कोई सनी एटमॉस्फेयर है, उस केस में बनेगा फोटोकेमिकल। नाम भी देखो क्या है, फोटो। फोटो इट मींस लाइट। कौन सी लाइट? ऑब्वियस है, नेचुरल लाइट आएगी, सनलाइट आएगी। क्लियर बात? नेक्स्ट, इसका नेचर क्या है और इसका नेचर क्या है? देखो, फोटो ओ आ रहा है इसके अंदर, इसके नाम में ही ओ आ रहा है। इसका नेचर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। फोटो 2 बार ओ आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। इसमें कहीं पर भी आ नहीं रहा है ओ। स्मोक तो दोनों में कॉमन ही है, नाम में देखो क्या है? क्लासिकल। क्लियर? तो अगर एक को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 2 में से एक को, ऑब्वियस दूसरा क्या होगा? अपना पहचान में आएगा। ओ आ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग, इसका नेचर होगा रिड्यूसिंग नेचर, ये दूसरे किसी मैटर को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, मिक्सचर किस किस का है? ऑब्वियस है, स्मोक और फोग तो हम बात कर ही रहे हैं। इसके साथ में मिलता है कौन? SO2। ऐसा क्यों? क्योंकि SO2 में टेंडेंसी होती है खुद ऑक्सीडाइज होने की। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे किसी मैटर को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या आएगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों है? इसमें ओजोन आती है। ओजोन किस में ब्रेक होती है? O3+O में नेसेंट ऑक्सीजन देती है, और नेसेंट ऑक्सीजन देकर के वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी, तो क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आएगा। बिल्कुल सिंपल। एक देखो, हम क्या बोला है? ऑल्सो कॉल्ड लॉस एंजल्स स्मोक। लॉस एंजल्स ये जो हमारे यूएसए वगैरह कंट्री है, वहां से इसका नाम आया है। इसको ये भी नाम देते हैं, लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं। लॉस एंजल्स वहां की है सिटी, और क्या। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इट मींस आपको मालूम चल गया होगा इन दोनों में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक ऑब्वियस से कहां बना?
वार्म में बना, ड्राई सनी एटमॉस्फेयर में बना। कौन कौन इसमें काम आ रहा है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड PAN, पान। देखो पान की फुल फॉर्म क्या है? वो खाने वाला पान नहीं है, ये पॉल्यूशन वाला पान है। हालांकि वो पान में अगर मसाला ज्यादा डाल दिया तो वो भी एक पॉल्यूशन करता है, क्या? कैंसर। फिलहाल हम बात करते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। परऑक्सी इट मींस ऑब्वियस सी बात है परऑक्साइड बॉन्ड होगा, परऑक्साइड। क्लियर? ये परऑक्साइड बना दिया, गांधी जी का चश्मा बना दिया, ये परऑक्सी हो गया, परऑक्साइड हो गया। और मैं पेन ले रहा हूं इसके अंदर एसिटाइल। एसिटाइल आपने पढ़ा होगा, एसिटाइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो आपको आइडिया होगा एसिटाइल ग्रुप होता है ये वाला बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये रहा एसिटाइल, ये रहा परऑक्साइड। और नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है? NO3, इट मींस N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब आप बोलोगे सर ये तो NO2 है, लेकिन ये NO2 इसके साथ में मिलकर के बन गया नाइट्रेट। जो ही तो ना उसको अलग ही काउंट करेंगे, इसमें साथ में काउंट करेंगे इसमें, और क्या। क्लियर? तो ये NO2 है, तो ये है इसका फॉर्मूला। अगर आपसे फॉर्मूला पूछे, इसका पूरा नाम वगैरह पूछे, ये देखो। फिलहाल हम आते हैं, देखो बन क्या रहा है, किस तरीके से बन रहा है ये। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। सो ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या प्रोड्यूस होगा? इक्वल लिख दिया मैंने, प्रोड्यूस होगा हाइड्रोकार्बन और NO। हाइड्रोकार्बन क्यों बना? तो बोलोगे फ्यूल ही वो है। कभी पूरा प्रॉपर कंबशन नहीं होता तो हाइड्रोकार्बन भी आता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो क्या बनेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, ये प्रोड्यूस होगी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड कर रही है क्या? फोटोकेमिकल स्मोक। कैसे? देखो थोड़ी रिएक्शन देखो, ये है चेन रिएक्शन, सोने की चैन नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये बना चेन रिएक्शन है। ऑब्वियस इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो NO इट मींस नाइट्रिक ऑक्साइड, लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ में मिलेगी, बना देगी नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। कैसा रंग होता है इसका? ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन ही नहीं है भाई, हर ब्राउन कलर की कोई भी चीज होगी वो ब्राउन ही नहीं होगी, है ना। ब्राउनी अलग चीज होगी खाने की। ओके, तो ये जो NO2 बना वो HNu लिख दिया है। HNu का मतलब बच्चों में लिख देता हूं, सनलाइट पढ़ चुके हैं काफी आप। सनलाइट के अंदर एनर्जी E=Hc/λ। C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये जो NO2 होगा अगेन ये ब्रेक हो जाएगा NO, जिसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस किसमें हो जाएगा? O2 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट O+O2, ये O कहां से आया बच्चों? ये O और O2 ये ओजोन से है। ओजोन डीकंपोज होती है ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर, तो रिवर्सिबल लिख दिया है। ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, यही ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन काफी हाईली पावरफुल किसी ना किसी से जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ेगी? अनस्टेबल एटम होता है, इसलिए। नेक्स्ट NO+O3, ऑब्वियस सी बात है O3 ब्रेक होता है O2+O में, तो एक O NO के साथ में मिल करके बना देगा NO2, NO2+O2, ये NO2O2 मिल गए आपस में। अब ये NO2 क्या करता है? ये NO2 जो होगा आपको मालूम है, इनका प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। अब आप बोलोगे इसमें हुआ क्या? ये जो बनता है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का। उससे क्या होगा? आपने कई बार देखा होगा कि सनी एटमॉस्फेयर के अंदर भी, वार्म और ड्राई एटमॉस्फेयर में, कभी ट्रैफिक में हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर ब्राउन थोड़ा सा हमें रेड कलर का थोड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वही तो है फोटोकेमिकल स्मोक। वाइल ब्रीदिंग अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटेक कर गया, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या होगा? ध्यान दो थोड़ा सा, इसके बारे में और लिखा हुआ है कि ये सब के सब होते हैं भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर? सो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान देना, NO2 एंड O3 ओजोन रिएक्ट करेंगे विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन की बात अभी तक नहीं हुई यहां पे। ये क्या मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। कहां मिलेगा? CNG के अंदर। इससे क्या बनेगा? ओजोन की रिएक्शन होगी, वाटर प्लस बन रहा है SCHO। SCHO का मतलब क्या होता है बच्चे? फॉर्मेल्डिहाइड। और भी हमारे पास में फ्यूल है, उससे क्या बनेगा? पान बनेगा। और क्या बनेगा? एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी एक तरह का एल्डिहाइड है। तो ये 3 तरह के मैटर बन सकते हैं। क्या बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड, PAN एंड एक्रोलीन। ये क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, पॉल्यूटेंट पढ़ रहे हैं हम, पॉल्यूटेंट बनते हैं।
अब देखो इसका इफेक्ट लिखा EFFECT, इफेक्ट क्या होगा? ये जो पान है ये खाने वाला नहीं है, खाई के पान बनारस वाला नहीं है, ये है पान ऑफ पॉल्यूशन वाला। क्लियर? तो पान जो होगा PAN कॉजेज रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। इट मींस आंखों से जो दिखना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अंधे नहीं होंगे। धीरे 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 लंबे टाइम तक इसका एक्सपोजर होता है तब जाकर के, ठीक है, विजिबिलिटी को और खत्म ही कर देता है। तो ये हार्मफुल चीज होती है, हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है हार्मफुल। नेक्स्ट, इरिटेशन ऑफ आईज। ऑब्वियस सी बात है, विजिबिलिटी को करेगा तो आंखों में इरिटेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, पहले से हाथ को सैनिटाइज तो करते हैं नहीं, आंखों में ये लगाते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के अंदर अगर हमारी बॉडी, हमारी आंखें एक्सपोजर में है तो ये आंखों को अफेक्ट करेगा। इसलिए सन ग्लासेस लगाओ, पान को भगाओ, पॉल्यूशन भगाओ। क्लियर? एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट मींस नोज के अंदर ये जाकर के प्रॉब्लम करेगा, छी आ भी सकती है। एक्सेस ऑफ NO2 ज्यादा अगर आ गई तो ब्राउन कलर का है, मेक्स फोटोकेमिकल स्मोक ब्राउन। ब्राउन हेज हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रैफिक के अंदर वो आता है, इसी के कारण आता है। नेक्स्ट, हेडेक होगा। क्या क्या इफेक्ट होंगे? हेडेक, सर में दर्द है, चेस्ट में पेन है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, गला सूख रहा है। क्लियर? गला सूख रहा है तो पानी पी लो, लेकिन वहां पर ये प्रॉब्लम आती है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना। हर बीमारी कोरोना नहीं होती है, ये ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम वगैरह हो रही है वो पॉल्यूशन के कारण भी हो सकती है। क्लियर? अब हम आगे आते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स। कि कोई भी मेटल होती है उसके आर्टिकल्स बनते हैं, दरवाजे वगैरह बन रहे हैं, उसके कांटेक्ट में धीरे 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 सालों साल लगते हैं, उस मेटल का कोरोजन कर लेता है, उसकी क्वालिटी का डिके कर देता है। कौन? फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट, ये कोरोजन करेगा नॉट ओनली मेटल्स का, ये करेगा किसका बच्चों? मेटल्स, स्टोन्स, बिल्डिंग, रबर पेंट। दीवारों के ऊपर कोई रबर पेंट भी करते हैं ताकि बारिश वगैरह में खराब भी ना हो। क्लियर? ये सी खास बात है, उसको भी खराब कर देगा। क्या खास बात? नुकसान कर रहा है और क्या। कैसे कंट्रोल करें? ये काम की चीज है। कैसे कंट्रोल करें बच्चों? हर पॉल्यूशन का एक ही इलाज, लगाओ प्लांट, कल नहीं आज। क्लियर बात? प्लांट लगाओ। इसमें देखो क्या बोले, टू कंट्रोल प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक दैट इज NO2 एंड हाइड्रोकार्बन। इनको ही कंट्रोल कर लो, इनको बनने मत दो, इनको एटमॉस्फेयर में आने मत दो NO2 को। या जो सेकेंडरी प्रीकर्सर्स होते हैं ओजोन और PAN, पान, क्या बोला था, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये करे भी कैसे? बनते तो रहेंगे, पेट्रोल यूज करेंगे, हाइड्रोकार्बन, मार्केट जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, हॉर्न भी बजाएंगे, वो तो एयर तो होता ही है, शायद नॉइज पॉल्यूशन भी करेंगे, ये तो रोक नहीं सकते इनको। कितना समझाए? आप लोग समझाओ, अवेयर करो लोगों को। अरे भाई ये प्रॉब्लम होती है, आपको जो चश्मा लगा ना इससे लगा है, उनको बताओ तो सोचेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को चश्मा ना लगे, इसलिए ये चीजें पॉल्यूशन ना करो। देखा था कभी महाराणा प्रताप, किसी राजा महाराजा को कोई चश्मा लगा हुआ था उस समय? नहीं, ये सारी बीमारियां अभी तो आई है, कब? पॉल्यूशन से। सो बाय प्लांट्स, ये हम इसको कंट्रोल की बात कर रहे हैं। बाय प्लांट्स विच मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन कौन से प्लांट्स है? पाइनस है ना, जूनिपेरस, पायरस, विटीज एंड केरेकस। ये जो प्लांट होते हैं अगर ये लगाएंगे, काफी भारी भरकम नाम है। नेक्स्ट, इसको यूजिंग कैटालाइटिक कन्वर्टर विच प्रिवेंट रिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अगर ये रिलीज हो गए हैं तो उसको कन्वर्ट कर देगा एक ऐसा कैटलिस्ट जिससे कि ये एटमॉस्फेयर में नहीं आएंगे और नहीं तो नहीं करेंगे कौन सा? हार्मफुल फोटोकेमिकल स्मोक। देखेंगे आप प्रीवियस ईयर के अंदर इस पे नीट के, जेई के काफी इस पे क्वेश्चंस बन चुके हैं, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पान के बारे में आ गया क्वेश्चन वगैरह, क्या होता है? क्लियर? और ये जो चेन रिएक्शन होती है उसमें भी आप क्या आता है, दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले ही बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट है। कैसा? C4 कोल्ड, ठीक है, O आ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉपी कर लो आप इनको। स्टूडेंट, जब हमने एटमॉस्फेयर की बात की थी तो बोला सबसे पहले क्या है? ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर, जहां पे एरोप्लेन जाता है। लेकिन वही बताया था आपको, एक लेयर होती है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सन से, उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। कौन सी लेयर थी वो? ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? O3। क्लियर? तो एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर बन गई है, ये हालांकि ट्रांसपेरेंट है ताकि सनलाइट हमारे पास भी तो आ रही है।
क्लियर? तो ये जो ओजोन लेयर है वो सनलाइट से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट कर रही है। इट मींस क्या, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अब आप सोचोगे सनलाइट से फिल्टर कैसे कर रही है, और अगर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो हम बार बार बोल रहे हैं हार्मफुल, वो अगर हम तक पहुंच जाए तो होगा क्या? हमने कई मूवी के कैरेक्टर भी देखे थे अल्ट्रावायलेट वगैरह, होगा क्या? ध्यान देना, अगर ये रेज डायरेक्टली आ गई स्किन के कांटेक्ट में तो क्या होगा? स्किन कैंसर। अब आप जानते हो कैंसर जो होता है उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है कई बार। क्लियर? इसकी स्टेज होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। आपको मालूम होगा उसमें 3 स्टेप बनते हैं फ्री रेडिकल के अंदर। चैन का होता है इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और चैन टर्मिनेशन। सिमिलरली ऐसे कैंसर की भी 3 स्टेज होती है। अगर थर्ड स्टेज में आ गए तो फिर टर्मिनेट होकर ही मानेगा वो। क्लियर? तो ये बात है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे हमको प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ओजोन लेयर जो होती है वो नेचुरली बन रही है, लेकिन कुछ ऐसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट है जो इस ओजोन लेयर को, जो पहले थिक थी, उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? थिन कर रहे हैं। और जो अंटार्कटिका है जहां पे बर्फ ही बर्फ है, वहां पर ये लेयर बहुत ही थिन हो गई है। उस थिन लेयर को अब हम बोलते हैं क्या? ओजोन होल। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। फ्री रेडिकल क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेंट स्पीशीज, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन से। ये कहां होगा? जो सी लेवल है उससे 10 किलोमीटर अबव तक आएगा ट्रोपोस्फियर, और उस 10 से ऊपर लगा करके 50 किलोमीटर तक कौन आता है? जहां पर एटमॉस्फेरिक चेंजेस बहुत ही कम होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर अबव सी लेवल। Clear? Now, upper stratosphere consists ozone which protect us from harmful ultraviolet rays, UV rays. ये अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में अगर आपसे पूछे इसका कितनी होती है वेवलेंथ, तो 255 नैनोमीटर। सो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेगी? कॉजेज स्किन कैंसर, सबसे डेंजर है कैंसर। इसको हम बोलते हैं मिलेनोमा, मिलेनोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो देखो आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे शानदार, melanoma causing rays are having wavelength, melanoma causing waves are having wavelength, rays are having wavelength कितनी आ जाएगी? कौन सी है वो? अल्ट्रावायलेट। क्लियर? सो विच रेज आर कॉजिंग melanoma, क्या बोलेंगे हम उसको? अल्ट्रावायलेट। क्लियर? सो ये भी हम बोल सकते हैं अल्ट्रावायलेट कैन कॉज, 4 ऑप्शन, क्या नाम आएगा? मिलेनोमा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी, और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। स्किन के कैंसर को अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्किन कैंसर, मिलेनोमा एक टर्म बन जाता है। क्लियर बात? सो ये बात आ रही है मिलेनोमा। नेक्स्ट क्या करेंगे? ओजोन का फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। देखो ओजोन बनती भी रहेगी, टूटती भी रहेगी। क्लियर? ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ ऐसे फ्री रेडिकल बनते हैं, इसको तोड़ते ज्यादा है, बनती कम है। धीरे धीरे ये लेयर क्या हो रही है? थिन हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होती है वो अल्ट्रावायलेट्स के इफेक्ट से फ्री रेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। दिख रहा है आपको, डॉट बना दिया फ्री रेडिकल का। वापस ये फ्री रेडिकल O2 के साथ मिलकर के बना देगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नोन एज ओजोन। क्या बोला? रिवर्सिबल। दिख रहा है आपको? रिवर्सिबल प्रोसेस, इट मींस डायनेमिक। ओजोन बनी टूटी, बनी टूटी, लगातार प्रोसेस चलता है। सो ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, देयरफॉर देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन इट्स फॉर्मेशन एंड डीकंपोजिशन। तो ओजोन बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, डायनेमिक लगातार चल रहा है ये इक्विलिब्रियम। लेकिन उस केस में भी ब्रेकडाउन ज्यादा होता है जब कुछ एयर में पॉल्यूटेंट आ जाते हैं। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखें आप। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिसोशिएट CFC। ये CFC क्या बच्चों? देखो CFC, इसको हम बोलते हैं C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर नेक्स्ट कार्बन। इसको एक और भी नाम देते हैं बच्चों, क्या? फ्रेयॉन्स, फ्रीयॉन्स। ये इसका कॉमन नेम होता है।
तो CFC से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो होगा वो डिप्लीट कर देता है, ओजोन को तोड़ देता है। कैसे? CF2Cl2, क्या इसका नाम दे दें? इसका हम नाम देंगे फ्रेयॉन 12 नाम है इसका, फ्रेयॉन 12। इसकी नेमिंग वगैरह भी आएगी जब आप पढ़ोगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, वहां पर फ्रेयॉन के बारे में आपको बता दें। ये अभी चैप्टर में फ्रेयॉन काफी ज्यादा नाम वगैरह होते हैं, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल फ्रेयॉन 112 इसका नाम हमने दे दिया, 112 नहीं 12 ओनली। सो ये अल्ट्रावायलेट रेज में क्या होगा? देखो CF2Cl2 था इसका फॉर्मूला, क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो, पहले C आएगा, डाइफ्लोरो मीथेन। तो एक क्लोरीन हट करके क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया और रिमेनिंग स्पीशीज का भी ये फ्री रेडिकल बन गया। कैसे बनता है? देखो बहुत ही सिंपल सी बात, ये कार्बन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, अल्ट्रावायलेट रेज आई। कौन सी रेज आई? अल्ट्रावायलेट रेज आई। कैसा फिशन हुआ? होमोलाइटिक फिशन हुआ। होमोलाइटिक फिशन से क्या बन गया? CF2Cl, कार्बन पे फ्री रेडिकल, और ये बन गया क्लोरीन का फ्री रेडिकल। हालांकि ये लगाना कार्बन पे ही बिल्कुल सही रहेगा, बन गया। अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या कर रहा है बच्चों? ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, डिप्लीट। ये रही ओजोन, इसके कांटेक्ट में आके ClO बनेगा फ्री रेडिकल और ये O2 में डिप्लीट कर देगा। इट मींस ब्रेकिंग को बढ़ा देगा, ओजोन की फॉर्मेशन होगा कम, ब्रेकिंग होगी ज्यादा। क्लियर है बात? नेक्स्ट ये वापस फ्री रेडिकल जो होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा और वापस हम कह सकते हैं O3 बनेगी। ClO है ना, ये बात हम कर रहे हैं कि Cl फ्री रेडिकल बनेगा यहां पे। नेक्स्ट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यस, इसको मैं लिखना पड़ेगा मुझे कितना? 2 बार। क्लियर? तो यहां पर फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन है, कौन से स्पेशल बात आ रही है? क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो वो क्या कर रहा है? ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, जिससे जो थिक लेयर थी हमारे पास में वो क्या हो रही है? थिन हो रही है। इसी को हम बोल रहे हैं, कहां? अंटार्कटिका में आ रहा है। क्या बोलेंगे इसको? हम ओजोन होल के नाम से जानेंगे इसको। क्लियर? इट मींस हम बोल सकते हैं ओजोन होल जो है, डिप्लीशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ओवर अंटार्कटिका। जो पहले हाई कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी धीरे धीरे कम हो गई। कहां पे? अंटार्कटिका में। तो यूं तो पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि क्या ओजोन यूनिफॉर्म है? नहीं, अंटार्कटिका के अंदर इसकी थिन लेयर है, इसलिए पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन की लेयर यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? वैसे हम जानते हैं एटमॉस्फेयर भी जो होता है वो पूरा के पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं किसी सर्कल पे पॉल्यूशन ज्यादा है, हम अपने घर में गार्डनिंग कर रखी है, वहां पे पॉल्यूशन कम है। क्लियर? वहां ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पे कोई सर्किल वगैरह है, जहां काफी ट्रैफिक है, वहां पर हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, पॉल्यूटेंट ज्यादा है। तो पूरा अगर हम पूरे यूनिवर्स को लें या पूरी अर्थ को लें, वहां पर भी एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, over Antarctica and stratospheric cloud are formed over Antarctica। कुछ वाइट कलर के क्लाउड वगैरह बने हुए हैं वहां पर उस ओवर अंटार्कटिका, लेकिन वो जो होते हैं वो नॉर्मल क्लाउड जैसे नहीं होते हैं। वो नॉर्मल क्लाउड कहां बनते हैं? ट्रोपोस्फीयर के अंदर बारिश करते हैं। ये पॉल्यूटेंट के क्लाउड बन गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन इट्स सरफेस क्लोरीन नाइट्रेट गेट्स हाइड्रोलाइज टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड। देखो हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HOCl, और क्लोरीन नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मूला होता है Cl, मतलब क्लोरीन, और नाइट्रेट यानी ONO2 कर लो। तो अब देखेंगे क्या हो रही है रिएक्शन। हैव अ लुक। ये है क्लोरीन नाइट्रेट। क्लियर? वाटर आ गया है, ऑब्वियस सी बात है, अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है, उसकी हम बात कर रहे हैं, H2O। ये बन गया है HOCl, क्या नाम दिया? हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरीन ये रहा, हाइपोक्लोरस एसिड बन गया। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड बन रहा है। अगेन ये दिख रहा है आपको, क्लोरीन नाइट्रेट HCl से भी कंबाइन होकर के बना रहा है क्लोरीन प्लस नाइट्रिक एसिड। तो जो फ्यूम्स वगैरह बन रहे हैं उसमें क्या है? HNO3 है अमाउंट के अंदर। तो ऑलरेडी एसिड रहने की जरूरत ही नहीं, वहां पे एसिडिक एटमॉस्फेयर कर दिया है उन क्लाउड का। कौन से? क्लोरीन नाइट्रेट ने वहां पर है, उसकी प्रेजेंस है वो ज्यादा है, और धीरे धीरे अब क्या करेगा? ये डिप्लीशन करता है किसका? ओजोन लेयर का। तो इससे हो रहा है ओजोन का होल। हैव अ लुक। समर की इतनी बात हो रही है, किसकी? गर्मी की बात हो रही है। समर विंटर,
तो गर्मी की बात हो रही है, जो क्लोरीन नाइट्रेट है और HCl जो होते हैं आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? NO2 प्लस ClO फ्री रेडिकल। कहां बना मत पूछना, अभी वही बना था ClO फ्री रेडिकल। क्लियर? ये बना देगा ClO क्लोरीन नाइट्रेट। अब आप बोलोगे क्लोरीन नाइट्रेट जो होता है वो डिकम्पोज भी हुआ फिर बन गया। जो पॉल्यूटेंट है, इसकी खास बात है, ये मर भी रहा है वापस बनना है, मर रहा है वापस बना है, इसके नए नए अवतार आते रहते हैं, अपना आप ही रिएक्शन हो रही है। लेकिन ओजोन को बनाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, ऑक्सीजन को लेना पड़ता है। हैव अ लुक, ओजोन को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? ऑक्सीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट, ये NO2 और क्लोरीन ऑक्सो फ्री रेडिकल के मिलकर के ClO इट मींस क्लोरीन नाइट्रेट बन गया। अब क्या होगा? हाइड्रोकार्बन हमारे पास में, हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इससे क्या बनेगा? मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl बनेगा। तो ये जो HCl है और ये जो ClO है, दिख रहा है आपको वापस यहां काम आए, क्या बना रहे हैं? नाइट्रिक एसिड। क्या कर रहे हैं? ओजोन में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रॉय होकर ये बनाएंगे, वापस बन जाएंगे, फिर बनाएंगे। इस तरह से ये चैन चल रही है। वहां पर नाइट्रिक एसिड ज्यादा ही बन रहा है। कौन में? क्लाउड के अंदर क्लाउड बन रहे हैं, ओजोन के अंदर क्लाउड्स। सो इन स्प्रिंग सीजन सनलाइट ब्रेक्स HOCl एंड Cl2। ये HOCl कहां बना था? ये रहा। ये क्या है? Cl2। वापस इन दोनों को ब्रेक करके क्या बना देंगे? फ्री रेडिकल। और वो फ्री रेडिकल कौन सा है? ClO फ्री रेडिकल। क्या करेगा? ओजोन को तोड़ देगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा? ओजोन को तोड़ देगा। क्लियर बात? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये HOCl से बनेगा OH और Cl और क्लोरीन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट हो गया, खराब क्लोरीन फ्री रेडिकल है। इस पर हमने टिक कर दिया है। ये जो होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये ओजोन के डिप्लीशन के लिए ये सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं दीज क्लोरीन फ्री रेडिकल डिप्लीट्स ओजोन लेयर बैडली। अब इससे इफेक्ट क्या होगा? अब हम बोल रहे हैं ओजोन लेयर जो हो रही है वो उसका डिप्लीशन हो रहा है, होगा क्या उससे? डिप्लीशन तो हो गया, उससे क्या होगा? सनलाइट से डायरेक्ट आ रही है क्या? अल्ट्रावायलेट रेज। आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो होता है, अगर अपन ग्लोब देखते हैं थोड़ा सा डाउन की तरफ, साउथ की तरफ होता है, वहां के लोगों में आपने देखो काफी ज्यादा लोगों के अंदर स्किन कैंसर, स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ पैचेस भी बनते हैं। अब आप ये मत बोला सर ब्रैडली तो काफी चमकता हुआ था एकदम। कुछ इंसान काफी लोगों में, ऑस्ट्रेलिया भी काफी बड़ा है, ठीक है, वहां पर लोगों में स्किन कैंसर भी हो रहा है। आप कभी गूगल पे सर्च करोगे ओजोन का जो इफेक्ट कब से ज्यादा कहां पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के एरिया में हुआ है। नॉट ओनली ये ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होती है अल्ट्रावायलेट रेज, ये वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स सबके लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। तो नेचर ने हमेशा हमेशा नेचर के अंदर कुछ ऐसे लेयर बनी हुई है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है, या किसी अमेरिका वगैरह किसी कंट्री से ओजोन को बना के छोड़ नहीं रहे ओजोन लेयर को, नेचुरली बन गए हैं। लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी है, कुछ फैक्ट्री से डिस्चार्ज होना, कुछ पॉल्यूशन करना, क्लियर, जाने अनजाने के अंदर, क्योंकि हमें कुछ ऐसे केमिकल चाहिए, ऐसे कुछ मैटर चाहिए जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूजफुल होते हैं। लाइक हमें कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, उससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। तो हमने तो देखा भी पेट्रोल हमारे पैसे का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पॉल्यूशन करके पॉल्यूटेंट ऐसे बनते हैं जो नेचर को डैमेज कर रहे हैं। क्लियर? कितनी भयंकर बीमारियां आ रही है। ये फैलाने वाला कौन है? इंसान। सबसे ज्यादा जो हार्मफुल एनिमल है ना, वो इंसान ही है, और उसी की एक्टिविटी सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करती है वो उसको खुद को ही करती है। क्लियर बात? तो यही बात है कि हम ज्यादा ज्यादा प्लांटेशन करेंगे तो नेचर का जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको हम बैलेंस कर देंगे। तो प्लांट लगाएं और ये पॉल्यूशन है उसको भगाएं। क्लियर करो इसको। तो ओजोन के हार्मफुल इफेक्ट देख लो आप। एजिंग ऑफ स्किन, जल्दी ही बुढ़ापा आ जाएगा। स्किन जो होती है उस पर ग्लो होना चाहिए, चमक होनी चाहिए एक पर्टिकुलर उम्र के अंदर। क्लियर? तो जल्दी ही अगर स्किन के ऊपर, क्योंकि ये कब होता है? सनबर्न से होता है, सनलाइट का ज़्यादा एक्सपोजर। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि हमें विटामिन डी मिलता है, और आप बोलोगे भी सर दो बात मत करो, एक तो बोलते सनलाइट के अंदर विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी जो होता है वो दिन की जो गर्मी होती है उसके अंदर नहीं मिलता आपको, या बहुत ही रेयर होता है। जो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, इसलिए बोलते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, वहां पर मिलेगा आपको विटामिन डी। अगर धूप में खड़े रहोगे तो विटामिन डी क्या मिलेगा?
एजिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, कब बुढ़ा पाएगा मालूम ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट, कैटरैक्ट, ये आंखों का है, क्लियर बात। तो ओजोन जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, उससे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, तभी तो लोग आंखों में वो सन ग्लासेस लगाते हैं, ठीक है, काला चश्मा, नीला चश्मा, पता नहीं क्या। क्रिकेटर को भी आपने देखा होगा, हालांकि उसका और भी बहुत से कॉज है कि भी बॉल वगैरह आ रही है वो, लेकिन आंखों को बचाने के लिए चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है, नजर का नहीं, डार्क, ताकि वो उस रेज को एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सनबर्न की, क्लियर। तो स्किन का जो कलर होता है वो और ज्यादा डार्क हो जाता है, कब? सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम बोल रहे हैं सनबर्न। स्किन कैंसर हमने पढ़ा भी था, ये मेलोनोमा होता है, वो भी हो जाएगा। किलिंग ऑफ मैनी फाइटोप्लैंक्टन्स, ये डैमेज कर देता है फिश प्रोडक्टिविटी को। देखो फिश कल्चर जो होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि भी फिश का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो उससे काफ़ी ऐसे हम कह सकते हैं कि भी हमारा जो फूड की नीड है, सी फूड होता है, वो मेनली वहीं से होता है। लेकिन फिश जो होता है उसका जो रिप्रोडक्शन है उसको ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है डैमेज कर रहे हैं, जिससे फिश का जो प्रोडक्शन होगा वो कम अमाउंट के अंदर होगा। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि भी प्लांट के अंदर जो प्रोटीन होगा, हमारे बॉडी में भी होता है, प्लांट में भी होता है, अगर उस पर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएगी तो हो सकता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? सडन चेंज, क्लियर, सडन चेंज। लेकिन म्यूटेशन भी कैसा? हार्मफुल म्यूटेशन, तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लांट प्रोटीन अफेक्टेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज विच लीड्स टू हार्मफुल म्यूटेशन ऑफ सेल्स। तो प्लांट की जो पूरी की पूरी जनरेशन है वो भी खराब हो सकती है इस हार्मफुल म्यूटेशन से। नेक्स्ट, डिक्रीज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, उसके कंटेंट को भी कम कर देंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसमें अमाउंट कम कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट, डैमेज पेंट्स, ये जो पेंट वगैरह किया होता है कहीं बिल्डिंग के अंदर उसको करेंगे, फाइबर या फेड करेंगे फास्टर। फाइबर ऑफ पेंट्स को डैमेज करेंगे या उसको फेड कर देंगे, अपन बोले कलर फेड हो गया, तेजी से करेंगे। कई बार आप देखोगे कलरफुल जो कपड़े होते हैं सनलाइट में रखते हैं, उनका कलर जो होता है जल्दी डैमेज होता है, दैट इज व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, क्लियर। तो कितनी हार्मफुल होती है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, देखो कि विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, कि नाइट्रोजन का हर ऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है, कुछ कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन से आप पढ़ेंगे बहुत 5 तरह के ऑक्साइड बनते हैं, देखो N2O बन गया, NO बन गया, N2O3 बन गया, N2O4 यानी कि शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला NO2, और फाइनली N2O5। जनरली सारे के सारे पॉल्यूटेंट है जो 5 वाला है, इसमें नाइट्रोजन में चार्ज आ रहा है 5, N2O5 पढ़ेंगे आप P ब्लॉक 12 क्लास के अंदर। तो सारे के सारे ये डैमेज करता है, ये डैमेज करता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब हार्मफुल है। N2O5 जो होता है वो पॉल्यूटेंट कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट, रिएक्शन नॉट इन्वॉल्व इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन, देखो ये भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया था, आपको मालूम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अल्ट्रावायलेट रेज में फ्री रेडिकल बना होती है, नॉट इन्वॉल्व की बात करें, मीथेन प्लस ओजोन कोई रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती, फॉर्मेल्डिहाइड का बनना, तो ये वाली बात हम कहेंगे ये क्या है? रॉन्ग रिएक्शन है, नॉट। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल है, ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, बिल्कुल होगी ये रिएक्शन। नेक्स्ट, HOCl से OH माइनस और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है, ये भी रिएक्शन होती है। तो सेकंड जो रिएक्शन है वो नहीं होगी, किसमें? डिप्लीशन ऑफ ओजोन के अंदर। कॉपी कर लो इसको भी। स्टूडेंट, अब एक हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉल्यूशन के अंदर, वाटर पॉल्यूशन। देखो वाटर पॉल्यूशन से पहले वाटर टॉपिक को जाना बहुत जरूरी है, जो आप हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन में आपने क्या पढ़ा था कि वाटर जो होता है अप्रोक्सीमेटली 99% जो है वाटर, वो हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए काम ले भी नहीं सकते। कैसे? क्योंकि वो जो वाटर है या तो है सी वाटर, मोस्टली जो वाटर है अप्रोक्सीमेटली 98% वो सी वाटर ही है, 97-98%। उसके बाद में जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के जो पहाड़ हैं उसमें हैं, तो वो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम ले ही नहीं सकते। वो कहाँ से ग्लेशियर को लेके आओ, उसको पिघा लो, फिर उसको पानी के लिए यूज करो। और एक कहावत भी है, समुद्र कितना भी गहरा क्यों ना हो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी सॉल्ट होते हैं, इतना खारा पानी होता है, हम उसको सी वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम ले भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें मिनरल्स होते हैं, क्लियर बात। इवन हमें तो घर का फ्रिज का पानी भी कभी नहीं मिलता था, हम उसको मना कर देते कि नहीं हम पानी नहीं पीएंगे, थोड़ा गर्म होते ही नहीं, ये पानी काम का नहीं है। तो वैसे ही जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम का है, जो रिवर्स के अंदर है, वो बहुत 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 कम है पानी।
इसलिए इसको पॉल्यूटेड होने से बचाना है, लेकिन काफी वो जो रिवर का पानी है वहां पर ही इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज आ रहा है। क्लियर? तो ये जो वाटर की जो रिसाइकलिंग है, उसको वापस यूज करना, वो भी काफी कॉस्टली होती है। सिंगापुर जैसी कंट्रीज के अंदर वाटर के रिसाइकलिंग प्लांट होते हैं। इसको अगर हमने यूज कर लिया वाटर को, तो उसके बाद में रीयूज कर सकते हैं उसको। उसके लिए भी काफी बड़े प्लांट्स वगैरह होते हैं। फिलहाल वो ऐसे प्लांट हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वाटर को सेव करना, इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर पिए ही नहीं और 20-20 दिन तक नहाए ही नहीं कि भी पानी बचा रहे हैं, ये ठीक है, इतनी गंदगी भी नहीं फैलाना। तो वाटर जो है उसको कंटेमिनेट होने से रोको, बस खराब होने से उसको रोको। स्नान कर लिया वो एक अच्छा पर्पस है, पी लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पढ़ ही लेते हैं इसको क्या कह रहा है ये। वाटर पॉल्यूशन इज द अनवांटेड चेंज विच डेटोरिएट, इट मींस क्या होता है? क्वालिटी को खराब करना। डेटोरिएट क्वालिटी ऑफ वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग पर्पस के अगर हम उसको काम में नहीं ले पा रहे हैं, अगर ऐसा वाटर हो गया, वो कंटेमिनेटेड वाटर हो गया है, क्लियर, उसको हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन। इट इज कॉज बाय ऑब्वियस, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर? इंडस्ट्री लगा ली, डिस्चार्ज कर दिया रिवर के अंदर, ये सोचा भी नहीं रिवर के लोग पानी पी गए होंगे। खुद की इंडस्ट्री चलनी चाहिए। घर में भी जो कचरा वगैरह हो गया, किसी वाटर वगैरह पॉन्ड के अंदर फेंक दिया वहां पर, और कहीं पर देखते हैं कई लोग कोई लैक वगैरह है उसके आसपास भी है, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, खाना वगैरह खाया, अंकल चिप्स वगैरह खा करके उसका रैपर्स होगा उसके अंदर डाल दिया। क्लियर? तो ये हम उसको कंटेमिनेट ज्यादा करते हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। थ्रू आउट पॉल्यूशन रीचेस सरफेस और ग्राउंड वाटर। देखो, नॉट ओनली ये सरफेस का जो वाटर जो हमें सी वाटर दिखता है वो नहीं, रिवर का वाटर नहीं, ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो पानी है वो भी कंटेमिनेटेड हो रहा है। उसमें भी कई ऐसे एरिया जहां पे फ्लोराइड की जो अमाउंट है वो बहुत बहुत ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट, क्यों हो रहा है? व्हाट आर द कॉजिंग फैक्टर? वन इज अ पैथोजेंस। ये आपने बायो में पढ़ा होगा, पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में कौन आएगा? एल्गी आएगा, फंजा आएगा, वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा। ये सभी मिलकर के बनाएंगे कैटेगरी, क्या बोलेंगे हम उसको? पैथोजेंस। पैथोजन क्या होंगे? डिजीज कॉजिंग। ये तो हमारी बॉडी में भी बहुत से बैक्टीरिया हैं, दही के अंदर भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लेकिन वो डिजीज कॉजिंग नहीं में कंसिडर होगा। गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया की बात हो रही है। सो पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, एल्गी, फंजाई एक्सेट्रा। और ह्यूमन एक्सक्रेटा, देखो ये भी एक्सक्रेटिव सिस्टम होता है हर बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन एक्सक्रेटा की बात कर रहे हैं। ये जो होता है इट कंटेन्स एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फेसिलस, ये इसके अंदर होते हैं, कॉजिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज। तो अब आप बोलोगे ह्यूमन एक्सक्रेटा जो है वो तो बाहर आ गया, लेकिन वो भी ह्यूमन एक्सक्रेटा किसी पुराने गांव वगैरह में आपने देखे होंगे कि लोग वगैरह है वहीं पर ही उसी वाटर को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर उसके ह्यूमन एक्सक्रेटा से ही वहां पर अगर वो ड्रिंकिंग पर्पज में वही पानी काम में ले रहे हैं तो काफी दिक्कत होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हालांकि हम जो सिटी में रहते हैं तो वहां पर काफी फिल्टर्ड वाटर आता है, लेकिन वो वाटर भी किसी ना किसी उस सोर्स से है जहां पर ये सारे के सारे कंटेमिनेट पहले हो चुका था, फिर फिल्टर हाउस में कुछ अप टू सम एक्सटेंट उसको फिल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट, और कौन कौन से वेस्ट है? इनऑर्गेनिक वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक में आएगा एसिड, यही एसिड रेन वाला ही एसिड की बात हो रही है। नेक्स्ट, सॉल्ट्स, हैवी मेटल। देखो इस सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो वो सॉल्ट है जो वाटर को हार्ड वाटर कर रहे हैं। पढ़ा होगा आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, वही सॉल्ट है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो अनफिट हो जाएगा, इवन ऑल्सो फॉर द वॉशिंग पर्पस। कैडमियम, मर्क्यूरी एंड निकल, ये कुछ हैवी मेटल्स होती है, अगर वाटर के अंदर है वो वाटर हो जाएगा कंटेमिनेटेड, ये कार्सिनोजन होते हैं, कैन डैमेज नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी, जो जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को ये डैमेज करेंगे। नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी के अंदर फैला हुआ है, किडनी, नेफ्रॉन, आपने देखा होगा ब्लड का फॉर्मेशन वगैरह होना, यूरिन बनना, इन सब ऑर्गन्स को ये डैमेज कर देता है, किडनी फेलियर वगैरह भी हो जाता है कंटेमिनेटेड वाटर को लॉन्ग टाइम तक यूज करने पर। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनिक वेस्ट। देखो क्या होंगे,
जो क्रॉप प्रोडक्शन है वहां पर पेस्टिसाइड को यूज करना भी जरूरी है। क्लियर। और ये जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसमें पेट्रोलियम भी हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो ये पेट्रोलियम जो होता है आपने पढ़ाई होगा एयर पॉल्यूशन भी कर रहा है। सिमिलरली ये कुछ अमाउंट में वाटर सोर्स में भी जाकर के वाटर पॉल्यूशन भी कर रहा है। नेक्स्ट डिटर्जेंट्स। अब आप बोलोगे डिटर्जेंट का मतलब क्या है, कि जो हमारे घर के अंदर हम बात कर रहे हैं यहां पर आएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि डोमेस्टिक सीवेज। ये डोमेस्टिक सीवेज भी जाता है कहां पे, रिवर या कुछ वाटर सोर्स में, उसमें क्या होता है डिटर्जेंट होता है। क्लियर। वो डीकंपोज नहीं होता। फर्टिलाइजर्स, पीसीबी, देखो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये सारे के सारे क्या होंगे कार्सिनोजन। ये वर्ड आप काफी बार पढ़ चुके होंगे, चाहे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो, फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा होगा, मोल कौन सा, वहां पे ये वर्ड आता है। इट मींस कैंसर कॉजिंग एलिमेंट और मैटर इज नोन एज कार्सिनोजन, जो कैंसर को कर देगा। नेक्स्ट एसिड वाटर जो होता है हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब एसिड वाटर कहां से आया, सिंपल सी बात है, जो एसिड रेन है वहां से, तो वो जो एयर पॉल्यूशन से भी एसिड रेन बन रही थी वो किसी वाटर सोर्स में भी आती है, दैट वाटर बिकम्स व्हाट एसिडिक। वन मोर थिंग, एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसें भी, रेन आई भी नहीं, वो गैसें भी वाटर के अंदर कुछ सॉल्युबल है, कम है, ज्यादा है, उससे वाटर की पीएच जो होती है 7 से कम हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट pollutants are found in domestic sewage, industrial discharge, radioactive substance like यूरेनियम जो होता है वो माइनिंग से आता है, तो वो अगर मिल गया किसी वाटर सोर्स के अंदर। नेक्स्ट हीट। अब आप बोलोगे हीट कहां से आई, सनलाइट की तो होती है, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज के अंदर कम टेम्परेचर करने के लिए वहां पर जो गर्म पानी होता है, ठीक है, पानी से ही उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो ताकि गर्म पानी जो प्रोड्यूस होता है वो भी डाल देते हैं रिवर के अंदर। तो गर्म पानी होने से क्या होता है, ध्यान देना, जो वाटर है उसका टेम्परेचर मॉडरेट या कम होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर। जब टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगी। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए, उनके पास आपकी और हमारी तरह लंग्स नहीं है, उनके पास में गिल्स हैं। तो वही प्रॉब्लम आती है कि जो वार्म वाटर होता है उसके अंदर उनका एग्जिस्टेंस काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो हीट कहां से आई, कि वाटर यूज फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज, वहां से आई है हीट। तो ये भी कर रही है क्या, पॉल्यूशन। तो वाटर का जो पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आज के जमाने के अंदर हो गया है। हालांकि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है हमारे लिए जिस तरह से, उसी तरह से वाटर भी रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, और इनके ही पॉल्यूशन को रोकना है। ज्यादा प्लांटेशन से भी होगा, अच्छी वहां पे रेन वगैरह भी होती है, प्लस जितना भी हम अपने तौर पर या किसी को अवेयर करके बता सकते हैं कि किसी भी जो अच्छा वाटर का सोर्स है उसको आप डैमेज ना करो, इस तरह के गवर्नमेंट भी काफ़ी प्लान चलाती है। कई स्कूल्स में भी होता है, बच्चे भी ऐसे कुछ पोस्टर वगैरह बना करके रैली वगैरह निकालते हैं, लोग अवेयर करते हैं। तो जैसे बाहुबली मूवी आई थी, लोगों में थोड़ा सा क्रेज था, आज उसको लेकर नॉर्मल हो गए, वैसे ही ये टाइम टाइम पे उनको अवेयर करना, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप ये लिख लो। तो बच्चों आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं वाटर पॉल्यूशन के अंदर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, WF, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट। जो वाटर पॉल्यूशन नहीं करेगा वो उसको आपको पहचाना है। मरकरी एक मेटल होती है, इसको हम, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, एक हैवी मेटल के अंदर कंसिडर करते हैं। थर्मोमीटर के अंदर यूज में आती है, लेकिन मिस यूज इसका क्या है कि अगर बॉडी में आ गई तो भी पॉइजन का काम करेगी। क्लियर बात। वाटर के साथ में आते ही ये वाटर पॉल्यूशन कर रही है। कहां लिखा हुआ, इनऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर हैवी मेटल्स, कैडमियम, मर्करी एंड निकल, इट मींस ये वाटर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट पीसीबी, ये क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी? नहीं, ये नहीं है। यहां पर आपको दे रखा है पीसीबी, इट मींस पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। व्हाट अ क्रैकिंग नेम। ये आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो है ये एक तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट है। किसको कर रहा है, वाटर को पॉल्यूशन कर रहा है। नेक्स्ट पैथोजेंस, ये तो आप जानते ही हैं, बैक्टीरिया, अलगी, हेलमंथीज, कहां गया, कहां लिखा हुआ है, ये रहे, वायरसेस, प्रोटोजोआ, बहुत तरह के काफी डिजीज होते हैं इससे। आपने पढ़ा होगा डायरिया, ये क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से ही होता है। तो ये सब है डिजीज कॉजिंग, सारे के सारे पैथोजेंस।
तो ये सारे के सारे वाटर पॉल्यूशन करेंगे। अब वी वांट नॉट अ वाटर पॉल्यूशन, ऑब्वियस ग्लूकोज आंसर होगा। हालांकि जो डायबिटीज के लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के लोग क्या, तो उनके लिए तो ये ग्लूकोज क्या होता है, काफी हार्मफुल होता ही है, लेकिन हम उसको एक वाटर पॉल्यूटेंट में कंसिडर नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो कॉमन इंसान को ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, ग्लूकॉन डी, थके हारे आए पीते ही एक एनर्जी आ गई, तो ये किसी भी सूरत के अंदर वाटर पॉल्यूटेंट नहीं हो सकता है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वाटर के बारे में जानेंगे, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। कुछ और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, काफी स्पेशल तरह का सिंड्रोम है, उसको भी हम पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।